वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हमने इससे पहले देखा था राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC RAS 2022 के सिलेबस के बारे में। तो आपको लग रहा होगा कि 2000 यहाँ पे 21 लिखा हुआ है और अपन 2022 की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि कुछ माइनर चेंज या तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है, और अगर होता है तो कुछ माइनर चेंज होता है सिलेबस के अंदर, बाकी एकदम खतरनाक तरीके वाला चेंज नहीं होता है सिलेबस में कभी भी। तो हम 2021 के सिलेबस को ही देख चुके हैं RPSC का। मैंने वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्री का जो सिलेबस है हमने उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं और इसके बाद देखेंगे RAS मेंस का और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और क्या आपको पढ़ना है, वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो हम RS प्री का सिलेबस देख लिए थे, एक बार फिर से उसके पाठ्यक्रम के बारे में और परीक्षा पैटर्न के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। तो परीक्षा योजना आपको पता ही होगा कि जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होगा, तो अधिकतम 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे की समय अवधि होगी, मतलब टाइम जो होगा उस पेपर का वो 3 घंटे का होगा, 3 आवर्स का। तो इस पेपर के अंदर जो होगा वो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, ठीक है, दोनों एक ही पेपर में होता है। UPSC में क्या होता है, जो सामान्य अध्ययन के जो पेपर होता है वो अलग होता है 200 मार्क्स का, और जो CSET का जो पेपर होता है वो अलग होता है 200 मार्क्स का। तो CSET तो क्वालिफाई करना होता है, मतलब 33 मार्क्स लाने होते हैं 200 के अंदर से, यानी कि 67 प्लस मार्क्स लाने होते हैं। और जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर जो कट ऑफ होती है वो लानी होती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर RS प्री के अंदर आपको 200 मार्क्स के अंदर से ही मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। और इसकी कट ऑफ लगभग अगर अपन देखें तो 80 प्लस माइनस 5 और कई कई बार ये 90 प्लस भी चली जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर क्या है, 200 मार्क्स का जो पेपर होगा उसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। और नेगेटिव मार्किंग जो होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। फिर हम देख लेते हैं कि इसका ये अभी एग्जाम पैटर्न हो गया। फिर अब देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम मैंने आपको बता रखा है, तो वह वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो हम टॉपिक देख लेते हैं। पहले तो राजस्थान का क्या है, तो राजस्थान का इतिहास मतलब हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साहित्य, परंपरा और विरासत है, जिसके अंदर मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद इंडिया का है, जो इंडिया की हिस्ट्री है वो है प्राचीन काल और मध्यकाल। आपको पता है प्राचीन काल के अंदर सिंधु वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की श्रमण परंपरा और नए धार्मिक विचार और आजीवक बौद्ध, जैन, ये सारे धर्म इसके अंदर शामिल होंगे। फिर प्राचीन भारत में कला और वास्तु होगी, ठीक है। और राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियां जैसे कि मौर्य, अशोक मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव, चोल, ये सारे। और दक्षिण के विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, वो सब सारे हैं, ठीक है। मुगल काल मध्यकाल में, ठीक है, फिर मुगल काल मध्यकाल में आ जाता है, सल्तनत काल आ जाती है, ठीक है। भक्ति और सूफी संत जैसे अजमेर की दरगाह हो गई, जो चिश्ती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, और कबीर हो गए, ठीक है। तो ये प्रमुख भक्ति आंदोलन के जो भक्ति आंदोलन और धार्मिक एवं साहित्यिक योगदान क्या रहा, वो भी इसके अंदर भारत के इतिहास के जो मध्यकाल है उसके अंदर शामिल होगा। उसके बाद आधुनिक काल में जो प्रारंभिक 19वीं शताब्दी है वो वहाँ से लेकर 1964 तक, ठीक है, जिसके अंदर 1857 की क्रांति भी आ गई। फिर गांधीवादी युग भी आता है, राष्ट्रवादी युग भी आता है, ठीक है, उग्रवादी युग भी आता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर होगी, जैसे कि स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना वगैरह। जैसे कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर होती है। फिर स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण कि राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर नेहरू युग आता है कि प्रथम प्रधानमंत्री देश के नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, उनका युग आता है। फिर विज्ञान और तकनीकी विकास, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर RS प्री के अंदर इंडिया लेवल पे।
फिर विश्व में भारत का भूगोल, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एनसीईआरटी सजेस्ट करूँगा, ठीक है। जो आजकल क्या होता है कि एनसीईआरटी और आरबीएससी का जो सिलेबस है वो सेम हो गया है। तो ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि आरबीएससी की पढ़ो या एनसीईआरटी भी पढ़ो, दोनों पढ़ो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी भी अगर आप प्रेफर करते हो तो वो भी एनएफ है। और इसके अलावा महेश कुमार बंडवाल की एक बुक आती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, जो एनसीईआरटी है उनको संकलित करके बुक निकाली है। तो वो भी अगर आप महेश कुमार बंडवाल की पढ़ लेते हो, विश्व एवं भारत का भूगोल, तो वो भी एनएफ है, ठीक है। और अगर आपको भटकाव से बचना है, ठीक है, आपको एक लिमिटेड पढ़ना है और भटकाव से बचना है, तो लक्ष्य की गाइड आती है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की लक्ष्य की गाइड आती है। तो उसके अंदर आप सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो उस ग्रुप में जाके आप मुझे पूछ सकते हो कि कौन से टॉपिक आपको सिलेक्टेड पढ़ने हैं उस बुक के अंदर, लक्ष्य के बुक के अंदर। और महेश कुमार बंडवाल की जो विश्व एवं भारत का भूगोल है उसके अंदर आप कौन कौन से सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ सकते हो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर जब बुक मैंने आपको बताई थी विश्व के भूगोल में क्या क्या होगा, प्रमुख इस्तेलाह कर दिया, जैसे पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, मरुस्थल हो गए। तो ये वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर पर्यावरणीय मुद्दे हो गए, तो एनवायरनमेंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर भारत का भूगोल के अंदर वही सेम है, ठीक है, प्रमुख फसलें, खनिज, नदियाँ, झीलें, मानसून तंत्र और वर्षा का वितरण। जैसे हाल ही में वर्तमान में जैसे काफ़ी तेज़ वर्षा हो रही है, जोधपुर के अंदर काफ़ी भारी बारिश हुई है, ठीक है, क्यों हुई है ये आपको एनवायरनमेंट में पढ़ना होगा कि जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, वो सब इसके प्रमुख कारण होंगे। फिर राजस्थान के भूगोल के अंदर आपको पता ही है क्या क्या पढ़ना है, प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं होगी, जलवायु की विशेषता हो गई, प्रमुख नदियां और झीलें हो गई, प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा हो गई, ठीक है, प्रमुख उद्योग, फसलें, प्रमुख सिंचाई परियोजना एवं जल संरक्षण तकनीकें, जनसंख्या वृद्धि। अभी आपको पता चल रहा हो जनसंख्या वृद्धि किसके आधार पर, जैसे कि जो जनगणना 2011 है, तो उसी के आधार पर सारे आंकड़े अभी आपको याद रखने होंगे, क्योंकि अभी 2021-22 की जो जनगणना है वो कोरोना के कारण स्थगित हो गई थी। तो ये जब भी नेक्स्ट जनगणना होगी तो उसके आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन अभी तक वर्तमान तक 2011 के आंकड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे। और उसी के आधार पर अपनी जो जनसंख्या है भारत देश की वो 121.7 करोड़ है, ठीक है। तो ऊर्जा संसाधन हो गए इसके अंदर, जैसे परंपरागत हो गए, गैर परंपरागत हो गए, नवीनीकरण हो गए, गैर नवीनीकरण हो गए, जैव विविधता एवं इनका संरक्षण हो गया, ठीक है। जैव विविधता और इनका संरक्षण, जैसे कि भारत के अंदर राजस्थान के अंदर 4 टाइगर रिजर्व घोषित हो चुके हैं, ठीक है। और लेटेस्ट कौन सा है, तो लेटेस्ट है रामगढ़ टाइगर रिजर्व। लेब असिस्टेंट के अंदर इसका क्वेश्चन आया था, जो भी हाल ही के अंदर राजस्थान लेब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर इसका क्वेश्चन आया था। पर्यटन स्थल और परिपथ, क्योंकि राजस्थान भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान। जैसे कि जोधपुर मंडोर का किला है, ठीक है, आमेर के किले हैं, जयगढ़ है, ठीक है, भानगढ़ हो गया, तो वो सारी, नाहरगढ़ हो गया, तो वो सारी चीज़ें पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है राजस्थान की, तो वो भी आपको देखना है। फिर अब भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जैसे पॉलिटी हो गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो भारतीय संविधान के दार्शनिक तत्व कौन कौन से होंगे, संविधान सभा, वो तो आपको पढ़नी है, मैंने आपको वीडियो बना रखा है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, वो भी मैंने आपको वीडियो बना रखे इसके ऊपर भी, तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक पे एक शॉर्ट वीडियो और मतलब जैसे डायग्राम फ्लो चार्ट मेथड वाला जो सिस्टम है उसमें आपको मैं वीडियो बना दूंगा, जिससे आप एक बार जैसे बुक से रीडिंग कर लोगे तो आपके रिवीजन करने में आसानी रहेगी, ठीक है, आपको बहुत सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। उस तरीके का मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूँ, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। उद्देशिका हो गया, उद्देशिका किसने उद्देशिका का जो प्रस्ताव था वो किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मूल अधिकार हो गया, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए और मूल कर्तव्य हो गए। तो ये तो आपको ये 3 चीज़ें, जैसे मूल अधिकार हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए और मूल कर्तव्य हो गए,
तो ये तो आपके उंगलियों पे होने चाहिए। किस पे होनी चाहिए? उंगलियों पे। फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था हो गई, जिसके अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जैसे हाल ही के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव हैं तो उससे संबंधित सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति हो गए, अभी राज्यसभा के अंदर 19 सांसदों को निलंबित कर दिया तो उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखना है। कैग हो गया, नीति आयोग हो गया, CVC हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल हो गया, केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया। तो वो सारी चीज़ें आपको भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के अंदर आपको देखनी पड़ेगी। फिर जैसे भारत की हमने देखी, वैसे राजस्थान की देखनी है। तो राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर आपको क्या देखना है? राज्य की राजनीतिक व्यवस्था देखनी है। राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, विधानसभा हो गई और उच्च न्यायालय हो गए। वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। फिर प्रशासनिक व्यवस्था में जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, जैसे राजस्थान के नागौर से सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था चालू की गई थी 1958 के अंदर, 1958 के अंदर। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर संस्थाएं हो गई राजस्थान के, जैसे RPSC हो गया जिसका एग्जाम RS होता है। ठीक है, फिर राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया, लोकायुक्त हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, राज्य सूचना आयोग हो गया। तो वो सारी चीज़ें आपको राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर आपको देखनी पड़ेगी, जो इसका पाठ्यक्रम है। फिर नेक्स्ट है आर्थिक अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये इंडियन इकोनॉमी है। अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं क्या होती है? तो वो आपको देखना है। जैसे बजट निर्माण कैसे होता है, जैसे संविधान के अंदर बजट का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 112 के अंदर बजट, यानी कि बजट का सब, बजट जैसा शब्द दिया नहीं गया है, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण जैसा, वार्षिक वित्तीय विवरण ये लिखा हुआ है संविधान के अंदर। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 112 के अंदर बजट जैसे, यानी कि संविधान के अंदर अगर बजट शब्द लिखा हुआ है तो ये कथन आपको गलत माना है, क्योंकि बजट शब्द संविधान के अंदर किसी भी भाग के अंदर नहीं है। संविधान के अंदर जो है वो अनुच्छेद 112 के अंदर है, वो भी बजट नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। फिर बैंकिंग हो गया, तो बैंकिंग से संबंधित जितने भी शब्द हैं, ठीक है, शब्दावली है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। लोकवित्त, GST, अब GST कब लागू हुआ था? तो GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017। और आपको GST वाला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान ही रखना होगा। ठीक है, हाल ही के अंदर 5% टैक्स जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, ठीक है, उन पे ऊपर लगा दिया गया है, जो बहुत ही मेरा मानना है कि बहुत ही गलत कदम है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब GST लागू होने वाला था तब कहा था कि जो ये खाने पीने की वस्तुएं हैं, छाछ, दूध, दही, आटा, इनके ये GST से बाहर रहेंगी। अब उन्होंने ही GST लगा दिया है, तो ये एक गैर मानवीय कदम होगा क्या? कदम है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? आर्थिक विकास एवं आयोजन। तो आर्थिक विकास एवं आयोजन क्या है? जैसे कि नीति आयोग हो गया, पहले योजना आयोग था। ठीक है, अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग है। ठीक है, और नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, जिसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। फिर मानव संसाधन आर्थिक विकास हो गया, जिसके अंदर HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, गरीबी एवं बेरोजगारी। फिर नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जिसके अंदर कमजोर वर्गों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में अपन को जानना पड़ेगा। फिर उसके बाद राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तो वही जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है उसी के आधार पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था का बृहद परिदृश्य देखना है, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे देखेंगे। उसके बाद आधारभूत संरचना एवं संसाधन, समृद्धि, विकास और आयोजन। राजस्थान सरकार की जो प्रमुख कल्याणकारी योजना है सभी वर्गों के लिए, तो उसके बारे में भी अपन को जानना अनिवार्य है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसके अंदर साइंस से संबंधित जितने भी हैं वो सबको आपको बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बेसिक क्लियर होने के लिए आपको या तो जो साइंस का जो सामान्य अध्ययन की जो बुक आती है, ठीक है, वो ले सकते हैं साइंस की, और डिफेंस और बायोलॉजी के लिए आप NCERT पढ़ सकते हैं। और अगर आपको करंट से पढ़ना है
तो करंट भी आप देख सकते हैं। बाकी 50% जो होता है साइंस का जो पार्ट होता है 50% वो करंट से ही पूछा जाता है, करंट से संबंधित पूछा जाता है। तो आप करंट को फॉलो कीजिए, ठीक है, आपको 50% साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर वहाँ से हो जाएगा। फिर अब जैसे सीसेट तो इसके अंदर अलग से पेपर होता नहीं है मैथ का, जैसे यूपीएससी के अंदर होता है। तो इसी एक पेपर के अंदर ही तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता होती है, ठीक है, जो आपको यहाँ करनी है। जैसे तार्किक दक्षता के अंदर क्या होगा, निगमनात्मक, आगमनात्मक और अपरिवर्तनात्मक जो चीजें हैं, यानी कि कथन एवं मान्यताएं, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं कार्रवाई और विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता इसके अंदर शामिल होती है तार्किक दक्षता के अंदर। फिर मानसिक योग्यता के अंदर जैसे संख्या, अक्षर अनुक्रम हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, वेन डायग्राम हो गए, मिरर इमेज हो गई, ठीक है, आकार और उनके उपविभाजन हो गए। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। जो नेक्स्ट है वो आधारभूत संख्यात्मक दक्षता है, मतलब जो मैथ है वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि रेशो हो गया, पार्टनरशिप हो गया, परसेंटेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, समतलीय चित्रों के परिमाप एवं क्षेत्र, ठीक है। एडवांस मैथ भी इसके अंदर आती है, उसके ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। मैथ रीजनिंग, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के अंदर आपको क्या करना है, राजस्थान पत्रिका, ठीक है, और दैनिक जागरण आपको फॉलो करना होगा, ठीक है, और दैनिक भास्कर ये आपको फॉलो करना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लेके बैठना है, 1 घंटे के अंदर आपको पढ़ना है। और उसके अलावा एक बुकलेट आती है मूमल करके राजस्थान की, ठीक है, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। और वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं आपको देखनी है। खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियां भी आपको देखनी है। जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, तो उनके ऊपर आपको दृष्टि बनाए रखनी होगी, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनना तय है, मतलब 100% उनसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा RS प्री का सिलेबस जो हमने देखा। अब देख लेते हैं RS मेंस का सिलेबस, ठीक है। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, इसके अंदर मुख्य परीक्षा का 2021 और 2021। तो ये 2021 वही बेन है, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ भारी परिवर्तन नहीं होता है सिलेबस के अंदर, माइन्यूट परिवर्तन होता है, या कभी तो होता ही नहीं है, उसी सिलेबस को रिवाइज करके निकाल दिया जाता है। इसलिए अपन को जो आधार बनाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि 2022 के सिलेबस का इंतजार करना है, ठीक है, क्योंकि छोटी मोटी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर सिलेबस पूरी तरह से ही बदल दिया जाएगा। इसलिए आपको अपनी दृष्टि जो पुराना सिलेबस है उसके ऊपर बनाए रखनी होगी। इसीलिए हम जो मेंस का सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं, प्रीलिम्स का हमने कर लिया है। तो आपको मेंस की जो प्रिपरेशन है वो प्रीलिम्स के दौरान ही चालू करनी होगी। ऐसा नहीं कि आपने प्री पास कर लिया और फिर अचानक से ही आप मेंस की तैयारी करने लग जाओगे और आप एकदम 100% उसको कवर कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको साथ साथ में ही दोनों एकदम पैरेलल लेके चलना होगा। लेकिन जैसे प्रीलिम्स की डेट आ जाए तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि 2 महीने बाद प्रीलिम्स है, तो आपको केवल और केवल प्रीलिम्स पे ही फोकस रहना होगा। ये इंपॉर्टेंट होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, स्टडी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये देख लेते हैं कि यो परीक्षा की योजना क्या होगी और पाठ्यक्रम क्या होगा। तो मुख्य परीक्षा में प्रविष्ट किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उस वर्ष में परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या का 15 गुना होती है। कितनी होती है? 15 गुना। जैसे कि मान लो अगर 1000 वैकेंसी है तो जो मेंस परीक्षा देंगे वो 15,000 देंगे, ठीक है। किंतु उक्त रेंज में उन समस्त अभ्यर्थियों को जिन्होंने वही अंक प्राप्त किए हैं जैसा आयोग द्वारा किसी निम्नतम रेंज के लिए नियत किया जाए, मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। मतलब एक जैसे मान लो आपने आपकी जो कट ऑफ है वो गई 85, ठीक है, तो 15,000 विद्यार्थी जहाँ समाप्त होंगे वो आपकी कट ऑफ निश्चित हो जाएगी। मतलब आपकी वैकेंसी अगर 1000 है, ठीक है, और 15,000 विद्यार्थियों को आप मतलब
आयोग को लेना है, ठीक है। तो वो ऊपर से 15,000 विद्यार्थी लेंगे, जहाँ जो 15,000वां स्टूडेंट होगा, ठीक है, उसके मान लो 80 नंबर आ रहे हैं, तो यही आपकी कट ऑफ निश्चित हो जाएगी। ऐसा होता है। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 प्रश्न पत्र होंगे जो वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक होंगे। अभ्यर्थी को नीचे सूचीबद्ध समस्त प्रश्न पत्र देने होंगे, जिनमें संक्षिप्त, मध्यम और दीर्घ उत्तर वाले वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्नों वाले प्रश्न पत्र भी होंगे। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का स्तर सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th स्तर का होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अनुज्ञात समय 3 घंटे होगा, मतलब 4 पेपर होंगे और चारों का समय 3-3 घंटे होगा। ये देखिए यहाँ पर सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, तो 200-200 नंबर के पेपर होंगे, ठीक है। और इनकी जो अवधि होगी वो 3 घंटे की होगी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न पत्र पहले का सिलेबस, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, जिसके अंदर इकाई 1 क्या है, हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर। जैसे कि प्रीलिम्स के अंदर था, सेम टॉपिक था, लेकिन उसके अंदर आपको प्रीलिम्स के अनुसार पढ़ना होगा, मतलब फैक्ट देखने होंगे, डेट देखनी होगी, किसने बनवाया है वो देखना होगा, कब बनवाया है वो भी देखना होगा। लेकिन मेंस में क्या होता है, आपको क्यों बनवाया है, कैसे बनवाया है, इसके पीछे क्या रीजन था, क्या कारण था, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, विश्लेषणात्मक लिखना होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखनी होगी। जैसे 19वीं और 20वीं शताब्दी की प्रमुख घटनाएं, जैसे किसान एवं जनजाति आंदोलन, ठीक है। किसान एवं जनजाति आंदोलन के दौरान जो कांड हुए, ठीक है, निमुसरा कांड हो गया, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखनी होगी। राजनीतिक जागृति, स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण, ठीक है। जैसे राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है, तो एकीकरण की तारीखें आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या घटनाएं हुई वो भी आपको ध्यान रखनी है। राजधानी किसको बनाया, राजधानी बनाने के लिए कौन कौन सी समितियां गठित की गई, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको उसके क्वेश्चन के आधार पर, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहे हैं उसी के आधार पर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक हो गया। फिर खंड बी के अंदर भारतीय इतिहास और संस्कृति आएगा, तो भारतीय इतिहास और संस्कृति, ठीक है, तो वो भी आपको देखनी होगी एकदम डिटेल के अंदर। प्रीलिम्स में तो क्या होता है, आपको जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली चलो आंदोलन कब चालू हुआ था, तो 17 अक्टूबर 1940 को शुरू होता है। तो वैसे ही ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और जैसे गांधी युग के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं, ठीक है। आर्य समाज की जो क्या क्या विशेषताएं हैं, ब्रह्म समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं, दयानंद सरस्वती के बारे में पूछ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में होगी। स्थापत्य कला हो गया, मंदिर निर्माण की कलाएं हो गई, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट हो गए, मूर्ति कला हो गई, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी भारतीय इतिहास और संस्कृति के अंदर। संस्कृति का वीडियो मैंने बना रखा है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि संस्कृति के कितने भाग होते हैं और किस प्रकार भारतीय संस्कृति विदेशों में भी विस्तारित हुई। जैसे अंकोर वाट का मंदिर हो गया, बामियान की बुद्ध प्रतिमा हो गई, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आधुनिक विश्व का इतिहास। तो जैसे विश्व का इतिहास भी शामिल है, ठीक है, आधुनिक विश्व, मॉडर्न वर्ल्ड का इतिहास, जैसे 1950 तक का, जिसके अंदर पुनर्जागरण और धर्म सुधार हो गए। पुनर्जागरण हो गया, धर्म सुधार हो गया, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका कब स्वतंत्र होता है, अमेरिका स्वतंत्र होता है 4 जुलाई 1764 को। ब्रिटेन से स्वतंत्र होता है अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के अंदर गृह युद्ध होता है, ठीक है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य गृह युद्ध होता ही है। फिर टी पार्टी होती है, टी पार्टी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं वो आपको देखनी होगी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में, औद्योगिक क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति से हम शब्द लेते हैं जैसे बंधुत्व, समानता, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद कैसे बढ़ता है, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। विश्व युद्धों का प्रभाव भारत पे कितना पड़ता है, वर्ल्ड पे, विश्व पे कितना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। प्रथम विश्व युद्ध हो गया, ठीक है, जैसे 1914 से चालू होता है 1919 तक।
ठीक है। 1919 में पेरिस की संधि के साथ फिर प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है। फिर जो सेकेंड विश्व युद्ध होता है, मुसोलिनी हो गया, हिटलर हो गया, तो उनके कारण ये द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी होगी। फिर इकाई सेकंड के अंदर अर्थव्यवस्था आ गई, जिसमें खंड ए भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में आपको जानना होगा। फिर उसके बाद खंड ब के अंदर वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में जानना होगा। जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था, जैसे 1929 के अंदर वैश्विक मंदी आ गई थी। क्या आ गई थी? वैश्विक मंदी। ठीक है, तो वो मतलब एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर अगर मंदी आती है तो वो संसार के ऊपर यानी कि विश्व के ऊपर कितना प्रभाव डालती हैं, उसके बारे में भी आपको जानना है। वैश्विक आर्थिक मुद्दे और प्रवृत्तियां, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व व्यापार संगठन WTO, सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन। तो सतत विकास लक्ष्य जो 17 लक्ष्य हैं, 17 गोल्स हैं, वो कब तक प्राप्त करने हैं? तो 2030 तक प्राप्त करने हैं वो। और कब लागू किए गए थे? 2015 के अंदर। इससे पहले कौन से गोल थे? तो मिलेनियम गोल थे। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं। गोल्स जो सतत विकास के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो सारे 17 के 17 आपको याद होने चाहिए उंगलियों पे, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिर उसके बाद है खंड से राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तो वो भी आपको देखनी है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था क्या होती है? मानसून पर आधारित, तो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि मानसून पर आधारित नहीं है, मानसून पर आधारित है। तो उसके अकॉर्डिंग, मानसून के अकॉर्डिंग आपको कृषि परिदृश्य मतलब खेती के बारे में आपको जानना है। उत्पादन कितना होता है, उत्पादकता क्या है, जल संसाधन और सिंचाई, जैसे राजस्थान की जो प्राचीन काल की जो जल सिंचाई तकनीक है, जल संग्रहण की तकनीक है, जैसे खड़ीन हो गई, टाँका हो गई, वो सारी चीज़ें। कृषि विपणन हो गया, डेयरी एवं पशुपालन हो गया, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर ग्रामीण विकास और ग्रामीण अवसंरचना के बारे में जानना है। पंचायती राज और राज्य वित्त आयोग के बारे में भी आपको जानना है। औद्योगिक विकास का संस्थागत ढांचा क्या है, अवसंरचना विकास क्या है, विद्युत और परिवहन, राजस्थान की प्रमुख विकास परियोजनाएं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ही पड़ेगा। राजस्थान की आर्थिक कल्याण योजनाएं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी राज्य की प्रजा सुरक्षित है और संतोषजनक है, तो इसका मतलब यह है कि जो वहाँ की जो सरकार है, उनके लिए समय समय पर जो उनकी आवश्यकता के अनुसार जो योजनाएं हैं वो लागू करती है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण भी आपको देखना पड़ेगा। बुनियादी सामाजिक सेवाएं, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। कोरोना काल के दौरान सभी राज्यों की शिक्षा को छोड़कर, जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, ठीक है, वो प्रभावित हुई है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण शिक्षा के लिए सभी जो सोर्सेस थे वो बंद हो गए ऑफलाइन। ठीक है, और स्वास्थ्य की जो संरचना है वो चरमरा गई थी कोरोना काल के अंदर। बड़े बड़े देशों की चरमरा गई, तो राज्य तो बहुत छोटी चीज़ है। तो वैसी योजनाएं और सेवाएं लागू करना जो ऐसी महामारियों का सामना कर सकें, उनके बारे में अब आपको पढ़ना पड़ेगा। गरीबी, बेरोजगारी और सतत विकास लक्ष्य, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर इकाई थर्ड के अंदर क्या होगा? समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं अंकेक्षण। अब समाजशास्त्र के अंदर क्या पढ़ेंगे आप? भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास, जैसे भारतीय समाज में जाति और वर्ग, जैसे ऋग्वेद के अंदर 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। ठीक है, और प्रकृति, उद्भवन, प्रकार और चुनौतियाँ क्या क्या रही थी उस काल में, वो भी आपको देखनी है। परिवर्तन की प्रक्रियाएँ क्या क्या रही थी। फिर भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे दहेज हो गया, तलाक हो गया, बाल विवाह हो गया, कि भ्रष्टाचार हो गया, सांप्रदायिकता हो गया, निर्धनता हो गया, बेरोजगारी हो गई, मादक पदार्थ फैशन हो गया, कमजोर तबके के विशेषकर दलित, वृद्ध और दिव्यांग हो गए। तो इन सब के बारे में आपको भी जानना पड़ेगा। राजस्थान में जनजातीय समुदाय जैसे भील, मीणा, गरासिया, उनकी समस्याएं और उनके कल्याण के लिए राजस्थान सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। फिर है प्रबंधन। तो प्रबंधन आपको, क्योंकि अब आप SDM के पद पे जा रहे हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो प्रबंधन ही आपका मुख्य लक्ष्य होगा। ठीक है, तो विपणन की आधुनिक अवधारणा, विपणन मिश्रण की जो राजस्थान के उत्पाद है उनका मूल्य क्या होगा, उत्पाद क्या होगा, स्थान क्या होगा, संवर्धन कैसे किया जाए उनका, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। धन के अधिकतमकरण की अवधारणा, वित्त के स्रोत क्या होंगे, कैसे राज्य की समृद्धि को बढ़ाया जाए, कैसे राज्य के लोगों को समृद्ध बनाया जाए, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। नेतृत्व के सिद्धांत और शैलियाँ,
उद्यमिता, उद्भवन, स्टार्टअप्स, जैसे स्टार्टअप्स अभी हाल ही के अंदर इतने बढ़ गए हैं कि कैसे उनको मैनेज करें, वो सारी चीज़ें। यूनिकॉर्न, ठीक है, वो भी आपको देखना है। उद्यम पूंजी, एंजल निवेशक, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। अत्यावश्यक सेवाओं को प्रबंधन, जैसे कि शिक्षा प्रबंधन हो गया, हेल्थ केयर स्वास्थ्य हो गया, वेलनेस, ठीक है, वो हो गया। पर्यटन तथा आतिथ्य प्रबंधन हो गया, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। लेखांकन एवं अंकेक्षण, तो लेखांकन एवं अंकेक्षण, लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का सामान्य ज्ञान, वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें, उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखांकन इसके अंदर शामिल है। अंकेक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य, सामाजिक निष्पत्ति एवं दक्षता अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण की प्रारंभिक जानकारी भी आपको चाहिए, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो होती है वो भी आपको ध्यान रखना होगा, अकाउंटिंग के बारे में आपको नॉलेज रखना होगा, क्योंकि जैसे ही किसी विभाग की रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर ग्राफ होते हैं, ठीक है, पाई चार्ट वगैरह होते हैं, तो उनको देखकर आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि आपको किस प्रकार से प्रबंधन करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। निष्पादन बजट एवं शून्य आधारित बजट की सामान्य जानकारी भी आपको चाहिए कि निष्पादन बजट क्या है और शून्य आधारित बजट की सामान्य जानकारी क्या है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। फिर सेकंड जो पेपर है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का, उसके अंदर आपको प्रशासकीय नीति शास्त्र के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन के अंदर जाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, और पेपर पास करने के लिए तो आनी ही चाहिए। तो नीति शास्त्र एवं मानवीय मूल्य, ठीक है, जिसके अंदर महापुरुषों, समाज सुधारकों तथा प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षा, वो सारी चीज़ें। नैतिक संप्रत्यय, निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका, भगवत गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में इसकी भूमिका। तो भगवत गीता ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गांधी का नीति शास्त्र, महात्मा गांधी जी का। भारतीय एवं विश्व के नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों का योगदान, प्रशासन में नैतिक चिंता, द्वंद्व, चुनौतियां, नैतिक निर्णय, उपरोक्त विषयों पर आधारित केस अध्ययन। तो जैसे यूपीएससी में क्या होता है, पेपर जो 4 होता है, पेपर 4 एथिक्स का होता है, उसी के अंदर केस स्टडी आती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो आरपीएससी है उसके अंदर जो केस स्टडी है, केस अध्ययन है, वो सेकंड पेपर के अंदर आती है, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के प्रशासकीय नीति शास्त्र के अंदर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स। तो ये एथिक्स का पेपर है, सेकंड पेपर, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, ठीक है। तो ये सारे जो विषय हैं, ठीक है, सब्जेक्ट हैं, उन्हीं के आधार पर आपको केस स्टडी देखने को मिलेगी पेपर सेकंड के अंदर। फिर इसी के अंदर इकाई सेकंड के अंदर सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंदर आपको ध्यान रखना होगा कि दैनिक जीवन में केमिस्ट्री की क्या उपयोगिता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी आपको ध्यान रखना होगा, तो वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होगी। फिर कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान आपको आवश्यक है जानना, क्योंकि आजकल किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, तो कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान भी आपको जरूरी है, ठीक है। तो कंप्यूटर के संबंधित जितने भी नेटवर्किंग प्रकार, एनालॉग, डिजिटल, दूर संचार, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एनालिसिस करके पढ़ना पड़ेगा। फिर रक्षा प्रौद्योगिकी हो गया, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा, ठीक है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, नैनो प्रौद्योगिकी, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना होगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंदर आपको इसरो के बारे में जानना होगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, उपग्रह और उनकी कक्षाएं, विभिन्न प्रक्षेपण यान और सुदूर संवेदन प्रक्षेपण यान, जैसे कौन सा है, PSLV हो गया, GSLV हो गया, ठीक है, GSLV Mark 3, ये अभी लेटेस्ट है। फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर मिसाइलें हो गई, जैसे पृथ्वी, अग्नि, पिनाका, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें, रासायनिक और जैविक हथियार कौन कौन से हैं, किस प्रकार वो काम करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। फिर है पृथ्वी विज्ञान, भूगोल एवं भूविज्ञान, जिसके अंदर विश्व के बारे में आपको जानना है, भारत के बारे में और राजस्थान के बारे में, इन तीनों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा मेंस के लिए। प्रीलिम्स के अंदर आपको
फैक्ट पढ़ना है, उनकी अवस्थिति पढ़ना पड़ती है, और कब बने वो, कब नहीं बने, उनकी क्या विशेषताएं, वो सब आपको देखनी है। लेकिन इसके अंदर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर प्रश्न पत्र 3 के अंदर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति एवं समसामयिक मामले। समसामयिक मामले यानी कि करंट अफेयर, राजनीतिक, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और विश्व की राजनीति के अंदर क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या उससे क्या कितना प्रभाव भारत के ऊपर, राजस्थान के ऊपर पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी पड़ेगी। तो उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक हैं, जैसे कि वैचारिक सत्व हो गया, संस्थात्मक ढांचा हो गया, संस्थात्मक ढांचा सेकंड के अंदर जैसे संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक सक्रियता, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी भारतीय स्तर पर, भारत के स्तर पर। फिर राजस्थान की राज्य नीति के अंदर दलीय प्रणाली, राजनीतिक जनांकीकी, राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन संस्थाएं, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। भारत की विदेश नीति, राजस्थान की विदेश नीति राजस्थान की राजनीति को कितना प्रभावित करती है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर जो इंटरनेशनल संस्थान है, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, G77 हो गया, सार्क हो गया, उसमें भारत की भूमिका क्या रही है। समसामयिक मामले में राजस्थान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं होगी, व्यक्ति एवं स्थान हो गए, और खेलकूद से जुड़ी हाल की गतिविधियां। अब हाल की गतिविधियां मतलब करंट अफेयर में, जैसे अभी कॉमनवेल्थ के गेम होने वाले हैं, तो उनके ऊपर आप अपनी दृष्टि बनाए रखें और उनको एक नोटबुक के अंदर जो भी घटनाएं हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको लिख लें, क्योंकि इनसे एग्जाम में पूछना तय है 100%। 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं, मुद्दे एवं गत्यात्मकता, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। जैसे विकास प्रशासन, जिला प्रशासन, राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा और प्रशासनिक संस्कृति, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, वो सारी चीज़ें, ठीक है। शक्ति, प्राधिकार, वैधता, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन की अवधारणाएं, संगठन के सिद्धांत जैसे कि पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र एवं आदेश की एकता, प्रबंधन के कार्य, नवलोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन प्रबंधन, ये सारी चीज़ें लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। प्रशासन पर नियंत्रण, ठीक है, जैसे कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका का क्या है, न्यायिक विभिन्न साधन एवं सीमाएं क्या हैं उनकी, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। खेल एवं योग, व्यवहार एवं विधि, खेल एवं योग मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि भारत एवं राजस्थान राज्य की खेल नीति क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। भारतीय खेल प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, उसके बारे में आपको जानना होगा। योग, सकारात्मक जीवन की पद्धति, योग दिवस कब मनाते हैं हम, जो योग दिवस है वो कब मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को, ठीक है। और इस बार की 21 जून 2022 योग दिवस की थीम क्या थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत के विख्यात खेल व्यक्तित्व, ठीक है, कौन कौन है वो आपको बारे में आपको बताना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। योग, सकारात्मक जीवन की पद्धति हमने देख लिया। प्राथमिक उपचार एवं पुनर्वास क्या होता है जब खेल और योग योग करने के दौरान अगर आप किसी प्रकार का कोई भी शरीर के हानि होती है तो प्राथमिक उपचार और पुनर्वास क्या होना चाहिए। भारतीय खिलाड़ियों की ओलंपिक, एशियन खेल, कॉमनवेल्थ एवं पैरा ओलंपिक खेल में भागीदारी क्या रही, वो भी आपको जानना है। फिर है खंड व्यवहार, जिसके अंदर बुद्धि, व्यक्तित्व और प्रतिबल का प्रबंधन होगा। विधि के अंदर विधि की अवधारणा, वर्तमान विधिक मुद्दे हो गए। स्त्री एवं बालकों के विरुद्ध जो अपराध होंगे उनके बारे में आपको जानना है, जैसे घरेलू हिंसा हो गई, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, ठीक है। और 2012 जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है, वो भी आपको देखना है। बाल श्रमिकों से संबंधित विधि आपको जानना है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और राजस्थान के महत्वपूर्ण जो भूमि विधियां हैं, जैसे कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। फिर है पेपर 4, तो इसके अंदर तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे सिंपल सा होता है। सामान्य हिंदी, कुल अंक 120 होंगे। सामान्य हिंदी इकाई फर्स्ट के अंदर कुल अंक 120। इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य अभ्यर्थी की भाषा विषयक क्षमता, मतलब आपको हिंदी आती है कि नहीं, आपको समझ में हिंदी
आती नहीं है, सामने वाला हिंदी बोल रहा है तो आपको समझ में आएगी नहीं, आप लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, वो सारी चीज़ें इस पेपर से पता करने की कोशिश की गई है आरपीएससी के द्वारा, तथा उसके विचारों का सही, स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति की परख करना है। भाग 50 नंबर का है, जिसके अंदर आपको हिंदी ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। अब हिंदी ग्रामर तो आप जानते हैं उसके अंदर क्या क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, कहावत, वो सारी चीज़ें भाग है का अंक 50 के अंदर आएंगे हिंदी ग्रामर के अंदर। उसके बाद 50 नंबर का क्या होगा, संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन और अनुवाद। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। जैसे पल्लवन है, किसी सूक्ति, काव्य, पंक्ति, प्रसिद्ध कथन आदि का भाव विस्तार, समय से जो शब्द सीमा होगी वो 100 शब्द होंगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि कोई गद्यांश दे देंगे आपको, गद्यांश के बाद आपको 1/3 शब्दों में उसका संक्षिप्तीकरण लिखना है और उसकी जो शब्द सीमा होगी वो 150 होगी। ऐसे पत्र लेखन है, जिसमें जैसे सामान्य कार्यालय पत्र हो गया, कार्यालय आदेश हो गया, अर्धशासकीय पत्र हो गया, अनुस्मारक हो गए, वो सारे ये पत्र लेखन के ही टाइप हैं जो आपको लिखने होंगे, आपको ध्यान रखने होंगे, आपको पढ़ना होगा, आपको सीखना होगा, क्योंकि इनकी जरूरत शासन के अंदर, प्रशासन के अंदर पड़ती ही रहती है। प्रारूप लेखन, अधिसूचना, निविदा, परिपत्र, विज्ञप्ति, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अनुवाद, दिए हुए अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी में अनुवाद करना होगा, जो शब्द सीमा होगी वो क्या होगी, वो होगी 75 शब्द, 75 शब्द। 20 नंबर का क्या होगा, किसी सामयिक एवं अन्य विषय पर निबंध लेखन, तो 20 नंबर का निबंध लेखन होगा और वो कितने मार्क्स का है, 20 नंबर का है, और जो शब्द सीमा है वो 250 शब्द होगी, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर जनरल इंग्लिश 80 नंबर का होगा, कितने नंबर का, 80 नंबर का, जिसमें 20 नंबर की ग्रामर होगी, जिसके अंदर आर्टिकल, डिटरमाइंस, प्रीपोजिशन, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, मॉडल्स, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब एंड इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज और मिसयूज। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से पढ़नी है, ये ग्रामर के अंदर से पढ़नी है और इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इस पेपर के अंदर फेल होते हो तो भी आप सेलेक्ट नहीं होंगे मेंस के अंदर, ठीक है, भले ही इनके मार्क्स आपको ऐड नहीं होते हो, ऐड होते हैं, इनके मार्क्स भी आप ऐड होते हैं, ठीक है। तो 800 जो टोटल 4 पेपर हैं वो 800 मार्क्स के हैं, उसके अंदर से ही आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। जिनकी 2018 वाले जो पेपर था, ठीक है, उसके अंदर जिसकी फर्स्ट रैंक आई है, ठीक है, उनको 800 के अंदर से 500 मार्क्स मिले। और फर्स्ट रैंक किसकी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर इंग्लिश के जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन और प्रेसिस राइटिंग होगी, जैसे कि हिंदी के अंदर थी वैसे ही इंग्लिश के अंदर है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिर है कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग, जैसे हिंदी के अंदर पत्र लेखन था वैसे इंग्लिश के अंदर लेटर राइटिंग और कंपोजिशन है, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग, एनी 1 पैराग्राफ आउट ऑफ 3 गिवन टॉपिक, 200 वर्ड्स होंगे। एलोब्रेशन ऑफ ए गिवन थीम, एनी 1 आउट ऑफ 3 अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स। लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स, ठीक है। तो ये शब्द सीमा है, इससे ज़्यादा आप जैसे मान लो 10 से 15 शब्द आप ज़्यादा लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, और इससे कम भी आप 10 से 15 शब्द लिख सकते हैं, इससे कम नहीं लिख सकते, नहीं तो आपसे मार्क्स कट जाएंगे। तो ये आज हमने देखा प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस, डिटेल में देखा हमने, डिटेल में पढ़ा हमने, ठीक है, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी हमने जाना इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको इसके संबंधित सिलेबस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नीचे टेलीग्राम का लिंक भी है, वहाँ से जाके आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकेगा आपके आंसर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें।